तो फिल्म की शुरुआत एक बास्केटबॉल कोर्ट से होती है, जहां सीटी की आवाज़ गूंजते ही खेल शुरू हो जाता है। वुल्व्स की टीम पहले तो मुश्किल में फंस जाती है, पर खैर आखिरी सेकंड में ये लोग वापसी कर लेते हैं। कोच के कहने पर डीन बॉल मेसन को देता है और मेसन आखिरी विनिंग शॉट मारता है, पर बॉल फेंकते वक्त उसे उसी समय लोगों के बीच एक भयानक काला साया खड़ा हुआ नजर आया। वो एक रूहानी साया था, कोई इंसान नहीं था, जिसे देखकर मेसन घबरा जाता है और भागकर लॉकर रूम में जाकर एक पुराना डिब्बा निकालकर उसे तुरंत तोड़ देता है। न जाने ये क्या था, पर इसे तोड़कर उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई थी। जब बाकी टीम आती है तो उन्हें सब सामान्य लगता है और ये लोग अपनी जीत की खुशी में पार्टी करने लगते हैं। लेकिन बाद में जब मेसन नहा रहा होता है तो नाली से काला धुआं निकलकर उसी भयानक साए की शक्ल ले लेता है जिसे उसने कोर्ट में देखा था। इस समय वो किसी जलते हुए कोयले की तरह दहक रहा था। पहले वो हाथ बढ़ाकर मेसन का गला दबाने लगता है और फिर उसके मुंह के अंदर अपना जलता हुआ मुक्का मारकर उसे जिंदा जला देता है। वो जलते हुए वॉशरूम से बाहर निकल आया था। उसके दोस्त उसे देख रहे थे, पर उसे बचा नहीं पाए और वो जिंदा जलकर मर गया। फिर अगले सीन में हम एक नए किरदार क्रिस को नए छात्र के रूप में उसी स्कूल में देखते हैं। उसके आते ही वो गौर करती है कि यहाँ का हर बच्चा उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। यहाँ उसे मेसन का ही लॉकर दिया जाता है, जिसे खोलने पर उसे वही पुरानी चीज नजर आती है जिसे मेसन ने तोड़ा था। तभी वहाँ मेसन के दोस्त आकर उससे लड़ने लग जाते हैं। उनका कहना था कि तुम यह लॉकर इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारे दोस्त का था। ये लोग यहाँ पर उसका मजाक भी उड़ाते हैं, पर तभी एली नाम की लड़की आकर उसका साथ देती है और ये गुंडे इस बात से चिढ़कर क्रिस को और ज्यादा परेशान करने लगते हैं। क्रिस को भी गुस्सा आता है और वो एक लड़के को मार देती है। उसी समय वहां से गुजर रहे टीचर ये सब देख लेते हैं। क्रिस को तो स्कूल आते ही सजा के तौर पर डिटेंशन मिल जाती है, पर एली फिर से क्रिस का साथ देती है और टीचर को सच बताती है, जिससे बाकी बच्चों को डिटेंशन की सजा मिलती है और वे क्रिस का पीछा छोड़ देते हैं। इसके बावजूद भी क्रिस एली का शुक्रिया अदा नहीं करती, उल्टा उसे कहती है कि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए था। और फिर बेचारी एली भी उदास होकर वहां से चली जाती है। अब क्रिस वहां पर अकेली ही खड़ी थी। वो अब अपने लॉकर में से वही पुरानी चीज निकालती है। उसे खोलने पर वो एक पल के लिए डर गई थी। इसके अंदर एक छोटे बच्चे की खोपड़ी रखी हुई थी, पर जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला उसे पता चला कि ये असली खोपड़ी नहीं है। ये असल में एक सीटी है जिसे खोपड़ी की शक्ल में बनाया गया है। जब वो इस सीटी को गौर से देख रही थी तब उसे इसमें से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं, पर उसने इन सारी आवाज़ों को अनसुना कर दिया। उसने इस सीटी को बजाने के बारे में सोचा, पर तभी स्कूल की घंटी बजी और उसने वो सीटी नहीं बजाई और अब उस चीज़ को अपने बैग में रखकर वो क्लास में आ गई, जहाँ बैग नीचे रखते ही वो चीज़ बैग से गिर गई और एक लड़के ने शिकायत कर दी कि देखिए सर, ये क्या अजीब चीज़ें लाई हैं। क्रिस शराफत से उठी और उसने यह एंटीक पीस सर को दे दिया और बताया कि मुझे यह अपने लॉकर में से मिला है। इस एंटीक पीस को देखकर प्रोफेसर भी काफ़ी हैरान हुए थे। अब वो इसको एग्जामिन करने लग जाते हैं और सारे बच्चे उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर पता चलता है कि उस पर लिखा हुआ था कुछ। वो लफ्ज थे कब्बा पिक्सन। एक लड़की फौरन उसे गूगल पर सर्च करती है और बताती है कि इसका मतलब है डेड समन, यानी मरे हुए लोगों को बुलाना। अब प्रोफेसर इन सब से कहते हैं कि यह प्रॉपर्टी स्कूल की है और इसे अब मैं रख लेता हूँ। इसके बाद ये सारे बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं और फिर जब प्रोफेसर इस एंटीक पीस की कीमत लैपटॉप पर चेक करते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह पीस हजारों डॉलर्स का था। ये लोग स्कूल से बाहर आ चुके थे, लेकिन तभी रे को रियलाइज होता है कि उसकी बुक तो क्लास में ही रह गई है। वो लेने के लिए वापस जब जाता है तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। प्रोफेसर उस सीटी को बजाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो यह जानना चाहते थे कि यह सीटी काम करती भी है या नहीं। जैसे ही वो सीटी बजाते हैं तो उसकी भयानक आवाज से यहाँ के शीशे तक टूट जाते हैं। प्रोफेसर यह नहीं समझ पाए थे कि यह सब इस सीटी के असर से हुआ है। उन्हें लगा कि बाहर वैसे ही कोई चीज टूटी है। वो जब यह देखने के लिए बाहर गए तो इसी टाइम रे अंदर आ गया। अपनी बुक उठाते हुए उसकी नजर भी उसी सीटी पर पड़ गई। वो जब सीटी को देखने के लिए टेबल के करीब गया तो उसकी नजर लैपटॉप स्क्रीन पर भी पड़ी। यह देखकर तो वो भी शॉक्ड था कि इस इतनी सी सीटी की कीमत हजारों डॉलर थी। खैर वे अब क्लास से बाहर निकल जाता है और हम बाहर देखते हैं कि इस टाइम क्रिस के साथ एक लड़का खड़ा हुआ था जो अपने आप को वैसे तो एक प्रीस्ट बताता है, लेकिन उसी टाइम वो क्रिस को ड्रग्स भी ऑफर करता है। यह देखते हुए रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रे उसे मारने लग जाता है,
पर नोआ उसे चाकू दिखाते हुए बड़ी आसानी से अपने आप को छुड़वा भी लेता है। क्रिस अब जब रे से इस लड़के के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि सारे बड़े लोगों की नजर में वो एक बहुत अच्छा प्रीस्ट है, पर असल में वो एक ड्रग डीलर है। बच्चों को बाइबल पढ़ाने के नाम पर वो चर्च में लेकर जाता है और वहाँ उन्हें ड्रग करता है। तुम प्लीज इससे बचकर रहना। दूसरी तरफ क्लास के अंदर जब प्रोफेसर वापस आकर उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें अंदर वो विसल नहीं मिलती। असल में वो विसल रे चुरा कर ले गया था, जो शाम को वो अपनी पार्टी में सब बच्चों को दिखाता भी है। शाम तक बेचारे प्रोफेसर स्कूल में उस विसल को ढूंढते रह जाते हैं। इस टाइम स्कूल में बस एक ही आदमी था जो इस स्कूल की सफाई कर रहा था, लेकिन उसके अलावा भी प्रोफेसर को स्कूल में अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। इसीलिए जब वो बाहर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें गैलरी में एक अजीब एंटिटी दिखाई देती है जो लंगड़ाते हुए चल रही थी और उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि प्रोफेसर पहचान पाते कि वो इंसान नहीं है, पीछे से वो पियन आकर उन्हें अपनी तरफ बुलाता है और वापस देखने पर वो एंटिटी वहां से गायब हो जाती है। खैर, इन चीजों को इग्नोर करते हुए प्रोफेसर वापस क्लासरूम में चले जाते हैं और अब तो उन्हें वो एंटिटी बिल्कुल अपने सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ भी सोचते या यहाँ से भागते, वो एंटिटी बेदर्दी से उनके सीने को चीरते हुए अपने हाथ उनके सीने के अंदर स्टैब कर देती है और फिर उनके लंग्स को पकड़कर दबा देती है। Due to which a black liquid comes out of the professor's mouth and he dies a brutal death right there. On the other hand, we are now shown the scene of the children's party, where now a strange idea comes to Grace's mind. Now, because she was the one who told the professor while searching about the whistle, she says, "I know this whistle works to bring the dead back to life. Why don't we try to? Let this all be an adventure." Hearing her words, Grace feels very strange and she talks about leaving from here. But Ellie stops her here and Grace even blows that whistle. Here everyone heard the sound of the whistle blowing. But instead of the whistle, a boy heard the sound of someone's footsteps and he was very scared of all this. When he told this to everyone, everyone made fun of him and then Grace left from here. Now at home, while Grace was busy with her work, suddenly she sees someone standing on a tree outside her house. At this very time, Ray also comes to her room with coffee. When Grace asks him, "Do you see anyone on the tree in front?" And when she turns around to look herself, she finds that the entity had disappeared from there. The scene cuts and we see Grace at her home again. While making the assignment, she feels like someone is coming behind her. But she ignores all this, thinking that it must be her brother. But she was also a little scared. Now when she decides to go inside from here, suddenly someone touches her mouth from behind. She gets scared, turns around and looks. Her brother was there. But his height was not so tall that he could touch her mouth and he was also standing quite far from her. But to convince herself, she thinks again that her brother must have touched her. But as soon as she goes inside, we see an evil entity behind her again. Anyway, now the next morning we see all of them at school. Coming to school, they get the shocking news that their professor had died, whom they had seen perfectly fine yesterday. All these people together start praying for him in the assembly, and just then Ellie sees the girl sitting on the chair in front of her doing very strange things. Her head was turned backwards. Ellie first closed her eyes in fear, and when she thought of telling Grace about this, she saw that it was all her imagination. These people discussed these small things happening with them among themselves. The way Grace saw an entity at night and now Ellie did. So Ray, relating all these things, says, "Look, it's possible that this whistle belongs to Mason, the boy who died, and we should deliver it to his house. Who knows, all these incidents might be happening to us because of taking something belonging to a dead person." Thinking this, Grace and Ellie now go to Mason's house, where they find the door open. Suddenly, in a very strange way, Mason's mom comes in front of them and takes them into an antique room. Everything here was antique, everything was old. Now Grace returns that whistle to Mason's mom. But Mason's mom refuses to take it and says that it was never mine.
She now tells a terrible truth about this whistle that no one can buy this whistle. यह सीटी खुद लोगों को ढूंढती है। पहले उसने मेरे मिशन को चुना और अब तुम्हें। क्रिस बताती है, अरे मैंने इसे नहीं बजाया, वो तो हमारी एक क्लास फेलो ने बजाया था। उसे लगता था कि इसे बजाने से मरे हुए लोग आ सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था डेथ समन। तो यह आंटी अब इन्हें इस बात का असल मतलब बताती है कि डेथ समन का मतलब किसी मरे हुए को बुलाना नहीं, बल्कि अपनी मौत को खुद बुलाना है। इनकी बातें इन दोनों लड़कियों को अजीब लग रही थी। अब वो आंटी बताती हैं कि हर इंसान की मौत का वक्त तय होता है, पर जो इस सीटी की आवाज सुनता है उसका मौत का वक्त पहले आ जाता है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि मरने वाला उसी उम्र में जाकर मरता है जितनी उम्र में असल में उसका मरना तय था। यानी अगर किसी की मौत 80 साल की उम्र में लिखी हुई थी, तो वह इस सीटी को सुनने के बाद एकदम से उतनी ही उम्र का हो जाता, बूढ़ा हो जाता और तभी मरता। अब बेली को लगने लगा था कि इन लेडी का तो दिमाग खराब है, पर क्रिस के ज़हन में इस समय मेसन की और उनके प्रोफेसर की मौत चल रही थी, जिनकी वजह अभी तक कोई जान नहीं पाया था। वो उनकी मौत का कारण देखने के लिए अब अस्पताल चली जाती है और किसी तरह वहां के रिकॉर्ड रूम में घुसने में भी कामयाब हो जाती है, जिसके बाद बहुत सी फाइलें ढूंढने पर उन्हें सबसे पहले मेसन की फाइल मिल जाती है, जहां पर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और पोस्टमार्टम में साफ लिखा हुआ था कि यह किसी 40 साल के आदमी की डेड बॉडी है। इसका मतलब कि जो कुछ वो लेडी कह रही थी वो सच था। मेसन की मौत अगर 40 साल की उम्र में लिखी हुई थी, तो वो उस समय एकदम से बूढ़ा होकर 40 साल का ही होकर मरा था। क्रिस अब काफी ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इस सीटी की आवाज उसके साथ साथ उसके सभी दोस्तों ने सुनी है और सबके ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है। अब क्रिस और एली जैसे ही उस पार्टी में आते हैं जहां पर उसके बाकी सारे क्लास फेलो थे, तब वहां पर एक लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वो गुस्से में उसकी नाक ही काट देती है, क्योंकि यह लड़का वही प्रीस्ट था जो सब बच्चों को ड्रग्स देता था। उसके बाद वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है ताकि वो अपने सारे क्लास फेलो को देख सके, लेकिन उसे यहाँ पर ग्रेस कहीं नहीं नजर आती, जबकि ग्रेस को हमें एक मेज में यानी एक भूल भुलैया के अंदर दिखाया जाता है। वैसे यह मेज हॉरर थीम पर रखी गई थी, यानी यहाँ पर सब कुछ डरावना था, लेकिन ग्रेस के सामने तो सच में बहुत कुछ अजीब होने लगा। उसे यहाँ पर एक एंटिटी नजर आई जो बस फिर उसके पीछे ही पड़ गई। ग्रेस ने उससे बचकर भागने की बहुत कोशिश की, पर वो एंटिटी बार बार उसके पीछे आ रही थी। फिर उसने सोचा बस और नहीं, वो इससे लड़ेगी। वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक हथियार उस एंटिटी को मार देती है, लेकिन उस एंटिटी को कुछ होने के बजाय वो खुद ही बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो भागती है, लेकिन आगे का रास्ता भी बंद था। वो एक छोटी सी टनल से होकर गुजरने की कोशिश कर रही थी, तभी उस एंटिटी ने उसे पांव से पकड़ लिया। ग्रेस यहाँ हिम्मत नहीं हारती, अपनी पूरी ताकत लगाती है और अपनी टांग छुड़वाते हुए इस अजीब सी टनल से आगे निकल आती है। आखिरकार ग्रेस उस बेल तक पहुंच गई थी जो गेम को खत्म करने वाली बेल थी। इससे पहले कि वो बेल को बजाती ऊपर से लटकती हुई वो बूढ़ी औरत उसके मुंह को पकड़ लेती है और उसके मुंह से जैसे उसकी सारी ताकत को चूसते हुए वो उसे एक ही मिनट में बूढ़ा बना देती है। मरने से पहले ग्रेस मुश्किल से ही उस बेल को पकड़ पाती है और जब डीन यहाँ आता है तो उसकी मरी हुई बॉडी देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन जब वो उसकी शक्ल देखता है तो वो पहचान भी नहीं पाता कि यह ग्रेस ही थी। वो अब यहाँ से जा चुका था। उसे अबेली और क्रिस मिलते हैं स्कूल में आकर और उसे सब समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इनके ऊपर एक कर्ज है, क्योंकि उन्होंने उस विसल की आवाज सुनी थी, जिसकी वजह से इन्होंने मौत को खुद करीब बुला लिया है और अब ये लोग बूढ़े होकर मरेंगे। ये सारी बातें सुनकर डीन को यकीन नहीं हो रहा था। वो अभी सिर्फ 18 साल का था, ऐसे मौत उसके पीछे पड़ गई थी। अपने आप को काम डाउन करने के लिए वो ड्रग करता है और अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ अब हमें रे को दिखाया जाता है। वो छत पर जब अकेला बैठा हुआ था तो अचानक उसके ऊपर खून की बारिश होने लगी, लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि यह बस उसकी हेलुसिनेशन थी। इन सारी चीजों से इन सब को समझ आ गई थी कि जो कुछ एली और क्रिस कह रहे थे वो सच था। इसीलिए अगले दिन वो सब मिलकर मेसन की मॉम से मिलने के लिए जाते हैं।
इनकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब है और वो मरने वाली हैं। वो बताती हैं कि मौत को वापस तो नहीं भेजा जा सकता, पर रास्ता उसका जरूर बदला जा सकता है, यानी मौत किसी और पर ट्रांसफर हो सकती है, कोई और उसे एज सैक्रिफाइस ले ले। अब ठीक किसी वक्त पर क्रिस शीशे के अंदर अपनी मौत देखती है, एक भयानक मौत जिससे वो डर जाती है, और उसी टाइम उसी शीशे के अंदर वो औरत भी देखती है और वो उसी टाइम मर जाती है। खैर, सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें डीन को दिखाया जाता है, जो इन सब की बातों पर अभी तक यकीन नहीं कर रहा था। वो परेशान हुआ जब न्यूज ऑन करता है तो वहां पर ग्रेस के ही मरने की न्यूज मिलती है और वो सदमे में चला जाता है, यह सोचते हुए कि वाकई क्रिस और बाकी जो दोस्त उसे समझाना चाह रहे थे वो सच था। कि किसी टाइम पर उसका दरवाजा खुलता है, वहां से एक डिमोनिक हाथ आया। ये इतना डरावना दिख रहा था कि एक मर्तबा तो डीन डर गया। उसने उस दरवाजे को जोर से बंद रखने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो हाथ जख्मी हो गया और सारी जगह खून से भर गई। उसके बाद उसने उसी दरवाजे के आगे फर्नीचर रखकर उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था जो दरवाजे से आ जाए। वो एक एंटिटी, एक भूत था जो अब उसकी वार्डरोब से निकलता है और पीछे से उसकी बॉडी के अंदर हाथ स्टैब करते हुए उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। उसकी चीखें सुनकर यहाँ पर उसके पेरेंट्स आते हैं, जो उसका यह हाल देखकर डर जाते हैं, और इसी तरह डीन की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रे को अपनी मौत को चकमा देने का एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आता है। वो सोचता है कि नोवा, जो कि एक बुरा इंसान है, उसे तो सोसाइटी में होना ही नहीं चाहिए। वो अपनी मौत को उसे ट्रांसफर करने का सोचते हुए उसका पीछा करता है और एक अकेली जगह उसे मिलकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन नोवा भी नोवा था, वो बड़ी आसानी से उसे ओवरपावर कर लेता है और उसके हाथ से गन ले लेता है और उसी को शूट करता है। पर असल में रे ने देख लिया था कि उसकी मौत गन शॉट से नहीं होगी, इसीलिए तो वो गन लेकर आया था। अब वो रे को पकड़ लेता है और अपना खून उस पर लगाते हुए अपनी मौत उस पर ट्रांसफर करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर क्रिस और एली आ जाते हैं। वे उसे रोकते हैं, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता। इससे पहले कि वह अपनी मौत को ट्रांसफर कर पाता, उसी पल उसकी मौत आ जाती है। पहले उसका हाथ टुकड़ों में बिखर जाता है और फिर उसका पूरा शरीर कुचल जाता है और वह वहीं मारा जाता है। उसकी मौत ऐसी थी जैसे वह किसी मशीन में या ट्रेन के नीचे कुचल गया हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ केवल क्रिस और एली ही बचे थे। वे दोनों अब मौत को चकमा देने की योजना बनाते हैं। एली के पास इस समय एक इंसुलिन किट थी। क्रिस एली से कहती है कि तुम ये सारा इंसुलिन मुझे लगा दो और फिर मुझे पानी में डुबोकर मार देना, और जब मेरी सांसें रुकने लगे ठीक उसी समय तुम मुझे पुनर्जीवित कर देना। इस तरह मौत को चकमा देकर शायद हम बच जाएं, और फिर यही काम मैं तुम्हारे साथ करूंगी। अपनी योजना पूरी करने के लिए वे इसी जगह का उपयोग करते हैं, और इंसुलिन लगाने के बाद पानी में डूबने से पहले क्रिस एक बार अपनी मौत को देखती भी है, लेकिन वह उससे डरती नहीं है। एली उसे कई बार पानी में डुबोती है और जब वह देखती है कि क्रिस बिल्कुल मरने वाली है, तब वह उसे पानी से निकाल देती है और उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करती है। वह उसे सीपीआर देती है, यहाँ तक कि वह उसे बिजली के झटके भी देती है, पर अब कुछ भी नहीं हो रहा था। हमें क्रिस के मतिभ्रम के अंदर उसे अपनी मौत से लड़ते हुए दिखाया जाता है। उसकी मौत बार बार उसे पानी के अंदर खींच रही थी, लेकिन क्रिस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, जहां से उसे एली की आवाजें आ रही थी। इस समय उसे एली के साथ बिताया हर पल याद आ रहा था और मौत उसे अभी भी नीचे की तरफ खींच रही थी। यहीं पर नोवा, जो अब तक बेहोश पड़ा था, उसे भी होश आ चुका था। होश में आते ही वह इन तीनों को ढूंढने लगता है, इन तीनों को मारने के लिए, यह जाने बिना कि उसका असली दुश्मन तो खुद ही मारा जा चुका है। अब वह शटर तोड़कर यहीं आ जाता है जहां एली और क्रिस थे। वह यहाँ की लाइट भी बंद कर देता है, जिससे वह बिजली वाली मशीन भी बंद हो जाती है, जिससे एली क्रिस को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। इस समय एली को अपने सामने अपनी मौत भी नजर आ रही थी, पर वह हार नहीं मानती। वह हिम्मत दिखाती है और अपने हाथों से क्रिस का सीना दबाती रहती है। आखिरकार क्रिस को एली की आवाज सुनाई देती है और थोड़ी रोशनी दिखाई देती है। अपने सपने में वह उस रोशनी की ओर तैरती है और यहाँ असल जिंदगी में वह सच में जिंदा हो जाती है।
पर जिंदा होने पर वह क्या देखती है कि अब एली ही फर्श पर पड़ी थी। उसकी मौत उसे मार रही थी और उसका खून यहीं जमीन पर गिर रहा था, इससे पहले कि वह भी पूरी तरह मर जाती। यहाँ नोवा आ जाता है और गलती से एली के खून को छू लेता है, जिसकी वजह से अब एली का डेथ कर्स यानी मौत का श्राप उस पर ट्रांसफर हो जाता है और अब एली के बजाय नोवा को अपने सामने अपनी मौत नजर आने लगती है, जो एक बूढ़े आदमी के रूप में थी। इसे देखकर वह डर जाता है और अपने हाथ में पकड़ी बंदूक से उसी पर गोली चला देता है, पर ये गोलियां उसकी मौत से टकराकर वापस उसे ही लग जाती है और वह यहाँ तड़प कर मारा जाता है। जबकि इस सब के बाद नोवा और एली दोनों ही बच गए थे। खैर, अब सीन कट होता है और सिल में कई महीनों का समय बीत जाता है। क्रिस और एली आज भी साथ हैं और अब सबसे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। क्रिस को कई बार अपनी मौत दिखाई देती है, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वह जानती है कि वह अपनी मौत को हरा सकती है, जब तक कि उसकी मौत का असली समय न आ जाए, और वह अपना यह डर कभी किसी के सामने जाहिर भी नहीं करती। अब हमें फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में उन्हीं के स्कूल में एक नई लड़की आती हुई दिखाई देती है। उसे भी अब वही लॉकर दिया जाता है जो पहले क्रिस को दिया गया था, और लॉकर खोलने पर उसे वही सीटी मिलती है जो क्रिस को मिली थी, और वह इस सीटी को लेकर अगली ही सुबह असेंबली में चली जाती है। जैसे ही क्रिस और एली उसके हाथ में सीटी देखते हैं, वे उसे चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वे बहुत दूर थे, इसलिए लड़की उनकी आवाज नहीं सुन पाई और उसने माइक पर वह सीटी बजा दी, जिसकी वजह से अब वहां बैठे सभी लोग उसी श्राप का शिकार हो गए थे, जिस श्राप से एली और क्रिस बहुत मुश्किल से बचकर निकले थे। अब इन सब के साथ क्या होने वाला था? क्या क्रिस और एली इन सब को बचाने वाले थे? इसी रहस्य के साथ यह फिल्म यहाँ समाप्त हो जाती है।